हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी AA में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो हमारे सिलेबस का सेकेंड पार्ट था। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड, यानी अपने इंटरमीडिएट क्लास की जो गणित है कक्षा 12वीं की, उसमें जो तीसरा लेसन है वह है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आव्यूह कहते किसे हैं, होता क्या है और इसकी खोज करता कौन है। इसके बाद इसके सवालों को समझेंगे, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में आपसे कंटेंट ही पूछता है कि भाई आव्यूह होता क्या है, कहते किसे हैं। क्लियर। अगर आप अपर लेवल का एग्ज़ाम देंगे या एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से ज़्यादातर सवाल तो आते ही आते हैं, लेकिन उसमें विशेष करके यह बात होती है कि भाई आव्यूह से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सवाल तो कहीं पर भी आप पढ़ लेंगे। जैसा कि देखिएगा, अगर हम बात करेंगे आव्यूह की, तो सबसे पहले आव्यूह की खोज ज्यामिति के अध्ययन क्षेत्र में, अगर हम बात करें कि आव्यूह की खोज किसने की, अगर हम बात करें कि भाई आव्यूह की खोज किसने की, तो कह रहा है कि आव्यूह की खोज ज्यामिति के अध्ययन में विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों, यानी जो गणित होती है उस गणित में ज्यामिति, जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें कह रहा है कि आकारों के स्थानांतरण, घूर्णन, परावर्तन, संकुचन आदि में हुई। मुख्य रूप से अगर इसके खोजकर्ता का श्रेय हम दें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आएंगे या गणितज्ञ आएंगे जिनका नाम है जे सिल्वेस्टर ने 1850 में मैट्रिक्स शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी 1850 में जे सिल्वेस्टर जो हैं यह मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन विधिवत रूप से अगर हम कहें कि आव्यूह का सिद्धांत 1858 में आता है, और इसको देने वाले जो गणितज्ञ हैं उनका नाम है आर्थर कैले। क्या है? आर्थर कैले। अगर हम बात करें कि आव्यूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये जो जे सिल्वेस्टर हैं इन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का क्या किया, प्रयोग किया, लेकिन विस्तृत रूप से अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है, तो आर्थर कैले को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आव्यूह का क्या दिया, सिद्धांत। इन्होंने बताया कि भाई आव्यूह होता क्या है और उसे किस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। जिसका हम लोग आधुनिक समय में या वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब से हमारे क्षेत्र में कंप्यूटर का विकास हुआ है, जब से ये कंप्यूटर आया है, तब से मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रेज और भी ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के ज़माने में हर डाटा को हम फीड कर देते हैं, हर सूचना को एक टेबल, एक सारणी के रूप में व्यक्त करके प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें अपने क्षेत्र विशेष की जनगणना करनी हो, या हम क्रिकेट टीम के रनों का स्कोर दिखाना हो, या किसी भी चीज़ को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करना हो, पहुंचाना हो, तो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के माध्यम से एक टेबल हम बनाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से एक टेबल हम बनाते हैं, उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह। ठीक है। यानी कहें मुख्य रूप से तो जो सारणी होती है, या सीधा सीधा कहें कि हम कुछ अंकों या तत्वों का प्रयोग करते हैं, वे अंक या तत्व एक निश्चित क्रम या व्यवस्था में होते हैं, और वह क्रम या व्यवस्था एक आयताकार हो जाता है। अर्थात कुछ पंक्तियां हो जाती हैं और कुछ स्तंभ हो जाते हैं, कुछ पंक्तियां और स्तंभ मिलकर एक आयताकार सारणी बनाते हैं, और उसी आयताकार सारणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दिया हुआ है, हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। जैसे कह रहा है कि आव्यूह का आधुनिक गणित में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन का महत्व विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में, जितने भी विज्ञान है सभी शाखाओं में, विशेषकर परमाणु, भौतिकी, इंजीनियरिंग इत्यादि में अधिक है। अर्थशास्त्री इसका प्रयोग अंतर, उद्योग, अर्थव्यवस्था, निवेश, निर्गत, सारणी तथा अनेक व्यापारिक कार्यों में भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जन साधारण लोग, जैसे हम आम जन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर, सारणी तथा वर्ग संरचना का अध्ययन करते हैं। मतलब हम जन्म दर, मृत्यु दर, या जन्म और मृत्यु और वर्ग संरचना, हमारे क्षेत्र विशेष में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं, लोग रहते हैं, उनकी हम संरचना अगर दिखाएं तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, एडल्ट कौन है, शिशु कौन है, बालक कौन है, वयस्क कौन है, इनके लिए भी हम एक श्रेणी बनाते हैं। उसी श्रेणी को ही तो क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। अगर हम कहें कि और आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, या प्रार्थना के समय बच्चे असेंबली लगाते हैं, खड़े होते हैं प्रेयर स्थल पर, या पीटी करते हैं, या ट्रेनों के कोच में, अर्थात जब ट्रेन में आप बैठने जाते हैं तो वहाँ पर सीट पर जो नंबरिंग होती है, उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। आई होप आव्यूह का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आया हो।
तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें कि भाई अगर आव्यूह है तो क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि आव्यूह, मुख्य रूप से आव्यूह होता क्या है समझने का प्रयास करिएगा। जो आव्यूह है यह एक्चुअल में है क्या, देखिएगा। अगर हम बात करें आव्यूह की तो कह रहा है कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह छात्रों को कक्षा में बैठाने, पीटी कराते समय इनको खड़ा करने, दुकानों के सामानों के मूल्यों की सूची बनाने, कोच में बैठने, कोच मतलब ट्रेन में बैठने की व्यवस्था करने में हम पंक्तियों तथा स्तंभों की एक आयताकार सारणी, यही मुख्य है। अगर आव्यूह की बात करें तो यही मेन पॉइंट है। करें जो आयताकार सारणी हम बनाते हैं, एक ऐसी सारणी हम बनाते हैं जिसमें कुछ पंक्ति होती है, कुछ रो होते हैं, इन्हीं पंक्ति और रो को ही क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आयताकार सारणी का रूप देखते हैं। सारणी, अब मुख्य रूप से सारणी किसे कहते हैं, अगर हम एग्जैक्ट बात करें कि भाई सारणी क्या होती है, तो सारणी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि सारणी क्या होती है, तो व्यापक सूचना प्रदर्शित करने का एक सूक्ष्म, एक मात्र या सूचना प्रदर्शित करने का एक सूक्ष्म ढंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारणी। किन्हीं भी सूचनाओं को अगर हम सबसे छोटे से छोटे तौर पर अगर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेबल का। किसका, सारणी का या टेबल का। क्लियर। अर्थात सारणी व्यापक सूचना प्रदर्शित करने का एक सूक्ष्म ढंग होता है। खूब ढेर सारी सूचनाएं हैं और हम पूरी सूचनाओं को एक सूक्ष्मतम, एक छोटे से डाटा में हम फीड करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि उदाहरण अर्थात विद्यालय की एक खेलकूद प्रतियोगिता में कोई विद्यार्थी 5 प्रकार से खेलों के, यानी कोई भी विद्यार्थी 5 प्रकार के खेलों में, जैसा कि दौड़ है, ऊंची कूद है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है या शतरंज में से किसी एक खेल में भाग ले सकता है। सब में नहीं, किसी एक खेल में ही वो क्या करेगा, भाग लेगा। एक विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता है और उस खेलकूद प्रतियोगिता में 5 प्रकार के खेल हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन, दौड़ है, ऊंची कूद है, फिर बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और शतरंज है। 5 खेल हैं और उस 5 में से कोई एक छात्र जो है केवल एक बार ही क्या करेगा, कोई एक छात्र केवल एक खेल में ही भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर। चलिए, जैसा कि दर्शाने का हम प्रयास करते हैं, इसके लिए हम आपको एक पेज ले लेते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें, एक पेज पर आते हैं, देखिए, खुल जा भाई। हाँ, देखिएगा, अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि मान लेते हैं कि एक विद्यालय ए है। क्या है, एक विद्यालय है, माना ए विद्यालय के 25 छात्र, कितने छात्र, 25 छात्र, माना ए विद्यालय के 25 छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ओके। अब हमने बताया कि खेलों का हमारा क्रम क्या है, और जो गेम है उस गेम का क्रम क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। उस गेम का जो क्रम है उसमें पहला है दौड़, दूसरा है ऊंची कूद, तीसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेबल टेनिस, और 5वां है दौड़, ऊंची कूद, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और 5वां है शतरंज। दिख रहा है सर, 5वां है शतरंज। पूरा दिख रहा है। चलिए, 5वां है शतरंज। अब हमने क्या कहा
कि माना कि ये एक विद्यालय है और उस विद्यालय के 25 छात्र उस खेल में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात जब उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उस गेम में कुल कितने टाइप के गेम है, तो कुल 5 प्रकार के क्या है, गेम है। कितने प्रकार के गेम है, 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं देखिएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से गेम हैं, चला जा भाई, चलिए एक मिनट, एक टेबल बना लेते हैं अच्छा सा। चलिए देखिएगा, हमने कहा कि माना एक विद्यालय के 25 छात्र भाग लेते हैं ना, तो 25 छात्र तो इन 5 प्रकार के गेमों में भाग लेंगे ना भाई। जो 25 छात्र हैं, लेकिन गेम कितने हैं, 5 टाइप के हैं। कंडीशन है कि एक गेम में एक ही बार आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप दौड़ में भाग लेते हैं तो फिर बाकी 4 गेम में आप भाग नहीं लेंगे। अगर किसी ऊंची कूद, शतरंज, टेबल टेनिस या बैडमिंटन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अदर में आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। जैसा कि देखिएगा, यह कह रहा है कि विद्यालय ए के 25 छात्र हैं, 25 में से 7 ने ऊंची कूद में क्या लिया, पार्टिसिपेट किया। 25 में से 7 ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया, 8 ने ऊंची कूद में पार्टिसिपेट किया, 8 ने किसमें, ऊंची कूद में भाग लिया, 6 ने बैडमिंटन में भाग लिया, 7 ने दौड़ में, 8 ने ऊंची कूद में और 6 ने बैडमिंटन में, और 1 ने टेबल टेनिस में भाग लिया। और बचे कितने भाई, 3 किस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चे 3 शतरंज में पार्टिसिपेट करते हैं। यह किस विद्यालय के छात्र थे, तो यह विद्यालय था हमारा ए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विद्यालय है, क्या है भाई, विद्यालय। अब ए जो है एक विद्यालय है, जिस विद्यालय के कुल 25 छात्र थे। उन 25 छात्रों ने 7 ने दौड़ ली, 8 ने ऊंची कूद, 6 ने बैडमिंटन, 1 ने टेबल टेनिस और बाकी 3 ने क्या लिया, शतरंज। इसी प्रकार एक दूसरा विद्यालय बी है, इसी प्रकार एक दूसरा विद्यालय क्या है, बी है। फिर से देखिएगा, थोड़ा हम इसको स्पष्ट कर दें। दूसरा एक विद्यालय बी है, चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं, ताकि चीजें स्पष्ट रहें। चलिए देखिएगा, एक विद्यालय बी है और इस विद्यालय बी के कुल कितने छात्र, 25। कितने भाई, सॉरी 20। ए के 25 थे, तो इस बार बी के ले लेते हैं। उसी प्रकार माना बी विद्यालय के 20 छात्र गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। माना बी एक विद्यालय है और उस बी विद्यालय के कितने छात्र, 20 छात्र इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशन उनके लिए भी वही है कि भाई कोई भी एक छात्र एक ही गेम में पार्टिसिपेट करेगा, कोई एक छात्र एक ही गेम में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। चलिए देखिएगा, तो अगर बी वाले की हम बात करें तो जैसा कि ए में पहले 7 लोगों ने दौड़ में भाग लिया, 8 ने ऊंची कूद में, 6 ने बैडमिंटन में और 1 ने टेबल टेनिस में और 3 ने शतरंज में। तो बी में 9 छात्रों ने 9th स्टूडेंट दौड़ में, 8 स्टूडेंट ऊंची कूद में और एक भी छात्र बैडमिंटन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या 3 है। टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 3। तो कुल कितने थे, 20 ही थे ना। तो 9 8 17 3 20। अर्थात शतरंज में भी कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कोई नहीं, 0। अर्थात बी विद्यालय के जो छात्र हैं कौन, 20। तो 20 में से 9 ठो दौड़ में, 8 वो ऊंची कूद में, बैडमिंटन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, टेबल टेनिस में 1 व्यक्ति और शतरंज में भी कोई नहीं। क्लियर। इसी प्रकार एक और विद्यालय है हमारे पास जिसे हम लोग सी कहते हैं। एक और विद्यालय को ऐड कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, एक तीसरा विद्यालय भी हम ले लेते हैं, इसके बाद समझाएंगे आपको। एक तीसरा विद्यालय है हमारे पास सी। एक मिनट, एक तीसरा विद्यालय है हमारे पास सी। क्या है भाई,
सी। सी। अब इस सी के कुल कितने छात्र, यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। सी के भी मान लेते हैं ऐसे ही कुछ, तो सी जो है थोड़ा सा नीचे करके दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। माना सी के भी 25 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 25, 25 ले ले यार। माना सी के भी छात्रों की संख्या कितनी है? 25। गेम में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? जब सी के भी 25 हैं तो दौड़ में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ऊंची कूद में कितने पार्टिसिपेट करते हैं? तो देखिएगा, दौड़ में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या है 5, ऊंची कूद में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या है 10। विद्यालय सी के 5 छात्र दौड़ में भाग लेते हैं, 10 छात्र ऊंची कूद में भाग लेते हैं और 6 स्टूडेंट बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते हैं। टेबल टेनिस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बचे हुए कितने? 4 छात्र, और बचे हुए 4 छात्र किस में पार्टिसिपेट करते हैं? शतरंज में। क्लियर? तो यह एक सारणी आपको दिख रही है, यह एक सारणी आपको दिख रही है ना। इसी सारणी को एक हमने क्रम व्यवस्था में क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। एक्चुअल में यह एक सवाल है, एक्चुअल में यह क्या है? एक सवाल है या एक डाटा है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता प्रारंभ की जाती है और उस खेल प्रतियोगिता में कुल 5 प्रकार के गेम होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहली है दौड़, दूसरी है ऊंची कूद, तीसरी है बैडमिंटन, चौथी है टेबल टेनिस और 5वीं है शतरंज। 5 प्रकार के खेल होते हैं और अलग अलग विद्यालय के बच्चे उस खेल में खेल खेलने के लिए आते हैं। अलग अलग विद्यालय के छात्र उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन होती है कि भाई एक स्टूडेंट एक ही गेम में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वह पहली गेम में पार्टिसिपेट करता है तो दूसरी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा, खेलेगा नहीं। जैसा कि हमने देखा, माना एक विद्यालय है जिसके 25 छात्रों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 7 ने दौड़, 8 ने ऊंची कूद, 6 ने बैडमिंटन, 1 ने टेबल टेनिस और 3 ने शतरंज में पार्टिसिपेट किया। उसी प्रकार बी के कुल टोटल 20 यानी 20 छात्र आते हैं, जिसमें से 9 ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया, 8 ने ऊंची कूद में, बैडमिंटन में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, टेबल टेनिस में 3 करते हैं और शतरंज में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसी प्रकार सी एक विद्यालय है जिसके टोटल 25 स्टूडेंट आते हैं पार्टिसिपेट के लिए, जिसमें से 5 ने दौड़ में, 10 ने ऊंची कूद में, 6 ने बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में किसी का इंटरेस्ट नहीं है और शतरंज में 4 पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इस डाटा को हम लिखने चाहें शब्दों में तो एक बड़ा सा पैराग्राफ तैयार होगा। इसको हमने एक आसान शब्दों में कुछ इस तरह से फीड कर दिया। तो हमने देखा इसके लिए हमने कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ। पंक्ति का मतलब समझते हैं, दाएं से बाएं की जो लाइन है इसे पंक्ति बोलते हैं, ऊपर से नीचे की जो लाइन है इसे स्तंभ। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं स्तंभ को, पंक्ति को क्या बोलते हैं? रो। यानी ये जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन जा रही है इसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो दाएं से बाएं जाती है ना इसे बोलते हैं रो, अर्थात पंक्ति। क्या बोलते हैं भाई? पंक्ति। क्लियर? जो दाएं से बाएं है उसे पंक्ति कहते हैं, जो ऊपर से नीचे उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। अब स्तंभ और पंक्ति की सहायता से एक सारणी का क्या हो रहा है? निर्माण। और इसी सारणी को तो हम क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। जैसा कि देखिएगा, इतनी चीजें आपको समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब कह रहा है कि उपरोक्त आयताकार सारणी का, ये जो उपरोक्त आयताकार सारणी है, हमें जो सारणी दिख रही है, इस सारणी के जो अवयव हैं, अवयव का मतलब ये जो ए विद्यालय है इसके जो स्टूडेंट थे विभिन्न प्रकार के गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनको अगर हम केवल और केवल यह ऊपर वाला डाटा हटा दें, साइड वाला विद्यालय का नाम हटा दें, तो हमारे पास बचेगा क्या? कहने का मतलब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम केवल और केवल समझने का प्रयास करिएगा। फटाफट बना लेते हैं एक सारणी, या विदाउट सारणी का ही करते हैं ना यार, हो जाएगा। चलिए ऐसे ही समझाने का प्रयास करते हैं बिना सारणी का। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हम करें कि उपरोक्त व्यवस्थित आंकड़ों को, उपरोक्त व्यवस्थित आंकड़े जैसे आयताकार सारणी का जो आंकड़ा है उसे बिना हल किए, बिना शीर्षक का ही प्रदर्शित कर दें। ये जो उपरोक्त सारणी है हमारे पास, इसको बिना हल किए, बिना सारणी का ही क्या करें? प्रदर्शित करें। कहने का मतलब यह जो डाटा है इसको बिना सॉल्व किए, बिना व्यवस्थित किए ऐसे ही हम लिखने का प्रयास करें। जैसे 7, 8, 6,
1 3 9 8 0 3 0 5 10 6 0 4। यह आपको कुछ दिख रहा है? हम जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा, यह चीज़ आपको समझ में आ रही है? क्या निकल के आया? हमने क्या किया कि उपरोक्त जो हमारे पास, मतलब इससे ऊपर जो हमारे पास आयताकार सारणी थी ना, उस आयताकार सारणी में से हमने टाइटल हटा दिया, कॉलेज हटा दिया, जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा था उसी डाटा को हमने क्या कर लिया, पंक्ति में और स्तंभ के रूप में प्रदर्शित कर दिया। दाएं से बाएं, अभी हमने बताया कि दाएं से बाएं की जो तरफ जाते हैं उसे पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं, ऊपर से नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो जाते हैं उसे कॉलम या स्तंभ कहते हैं। क्लियर है भाई? इतना स्पष्ट है ना? तो हमने क्या किया कि जो ऊपर वाली आयताकार सारणी थी उस आयताकार सारणी को बिना हल किए, बिना सॉल्व किए सब टाइटल को हटा दिया और केवल आंकड़ों को एक स्वच्छ पेज पर ले लिया, फ्रेश पेज पर ले लिया। तो हमको कुछ ऐसा कॉलम दिखा। अब इसको क्या करें ना, इसको एक कोष्टक में क्या कर दें, यानी यह जो डाटा है इस डाटा को हम एक कोष्टक में, दिया हुआ जो आंकड़ा है या इस आंकड़े को या इस अवयव को क्या बोलेंगे, इसे उपर्युक्त व्यवस्थित आंकड़ों को यदि कोष्टक में रख दें, उपरोक्त, एक मिनट, उपरोक्त व्यवस्थित आंकड़ों को छोटा बड़ा कोष्टक या छोटा कोष्टक में कोष्टक में या कोष्टक के अंदर, कोष्टक में नहीं, कोष्टक के अंदर रख दिया जाए तो एक व्यू का अर्थात आव्यूह का क्या हो जाएगा, निर्माण। व्यवस्थित या व्यवस्था को रख दिया जाए या व्यवस्थित कर दिया जाए तो उपरोक्त व्यवस्थित आंकड़ों को कोष्टक में व्यवस्थित कर दिया जाए या उपरोक्त आंकड़ों को कोष्टक में व्यवस्थित कर दें। उपरोक्त व्यवस्थित आंकड़ों को कोष्टक में रखने पर या अंदर रख दिया जाए तो आव्यूह का निर्माण होता है। तो आव्यूह कहलाता है। दिख रहा है? आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब ये जो डाटा हमने लिखा है इस डाटा को ही क्या कर दें, अगर एक कोष्टक में व्यवस्थित कर दें, क्या कर दें भाई, एक कोष्टक में व्यवस्थित कर दें तो इसे ही क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आव्यूह। देखिएगा, अगर इसी डाटा को हम एक ब्रैकेट में कर दें, ले यार, क्या कर रहा है, इसके लिए अगर हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। ओके, तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई होप जो चीज़ें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है वो चीज़ आपको समझ में आई हो। या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या इसे हम और तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या तो, एक मिनट, छूट गया। चलिए देखिएगा, या तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे या तो क्या लगा दें,
छोटा ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आव्यूह। क्लियर। तो हमने पहले ही बताया कि एक कॉलेज है और वह कुछ विभिन्न प्रकार के गेम पार्टिसिपेट कराता है और उस गेम में अलग अलग विद्यालय के छात्र भाग लेते हैं और कंडीशन है कि उस गेम में केवल एक छात्र एक गेम में ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया, उसमें दिखाया था कि हमारे पास अलग अलग कॉलेज के अलग अलग स्टूडेंट आते हैं और अलग अलग गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ डाटा हमारे पास एक सारणी के रूप में तैयार होकर दिखा हमें। फिर हमने क्या किया कि इस सारणी को बिना सॉल्व किए ही इसमें से जो हमारे पास डाटा था, जो अलग अलग छात्र अलग अलग गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसको हम निकाल कर एक फ्रेश पेज पर लाते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार का डाटा दिखता है, ऐसा डाटा दिखता है। इस डाटा को ही अगर हम कोष्टक, या तो बड़ा कोष्टक या तो छोटा कोष्टक, या तो बड़े ब्रैकेट में या तो छोटे ब्रैकेट से जब आवरित कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो कवर करने के बाद जो हमें दिखता है, अर्थात जो संरचना हमें प्राप्त होती है या जो डायग्राम हमें मिलता है या जो सवाल दिखता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आव्यूह। इसमें हमें कुछ कॉलम नज़र आता है, कुछ रो नज़र आता है। अगर हम बात करें कॉलम की, तो भाई यह होता है कॉलम, दाएं से बाएं की ओर क्या होता है, कॉलम, और ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर समझिएगा, ऊपर से नीचे की ओर इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो यह ऊपर से नीचे की ओर है इसे क्या कहते हैं, स्तंभ, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉलम। यह जो डाटा आपको ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है इसे स्तंभ कहते हैं, और जो दाएं से बाएं की तरफ दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, यानी पंक्ति बोलते हैं। क्लियर। इसे हम लोग कहते हैं स्तंभ और इसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्लियर। क्या कहते हैं, पंक्ति। क्लियर है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको जरूर समझ में आएगी कि आव्यूह होता क्या है। अब तक तो हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि भैया यह होता है आव्यूह। अभी हमने आपको परिभाषा नहीं बताई कि यही आव्यूह कहलाता है, नहीं, होता कैसा है तो यह है जिसमें कुछ पंक्ति होती है, कुछ स्तंभ होते हैं, और पंक्ति स्तंभ की सहायता से एक आयताकार सारणी बनती है। आसान शब्दों में चाहे तो हम लिख के आपको दिखा दें। हम क्या कह रहे हैं कि कुछ पंक्ति और स्तंभों की सहायता से एक आयताकार सारणी का क्या होता है, निर्माण। एक नया पेज ही ले लेते हैं। कुछ पंक्ति और स्तंभों की सहायता से, कुछ पंक्ति और स्तंभों की सहायता से एक आयताकार सारणी का निर्माण होता है, सारणी का निर्माण होता है, उसे ही आव्यूह कहते हैं, उसे ही आव्यूह कहते हैं। क्लियर। बात समझ में आई। समझने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा कि कुछ पंक्ति और स्तंभों की सहायता से एक आयताकार सारणी का निर्माण होता है। अब सारणी किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था सारणी। सारणी की अगर हम बात करें तो भाई साहब सारणी किसे कहते हैं, तो एक लाइन हमने बोल के बताया था, आपको याद होगा। सारणी किसे कहते हैं, तो हमने आपको अभी एक लाइन बताया था। एक मिनट, चलिए देखिएगा। हमने क्या बताया था अभी, सारणी बताया था कि नहीं बताया था, जिसमें हमने कहा था कि सारणी व्यापक सूचनाओं को सूक्ष्मतम रूप से प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है। यानी अगर हम सारणी को भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो सारणी व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का व्यापक
सूचनाओं को प्रदर्शित करने का व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का सूक्ष्मतम या सूक्ष्म एक मिनट, व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का सूक्ष्म ढंग होता है, तरीका होता है, ढंग होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही सारणी कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई कहे कि सारणी किसे कहते हैं, तो सारणी व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का सूक्ष्मतम ढंग, यानी खूब ढेर सारी सूचनाओं को छोटे से छोटे ढंग से, छोटे से छोटे तरीके से या छोटे से छोटे स्थान पर उसे हम क्या कर दें? प्रदर्शित कर दें, उसे ही क्या कहते हैं? सारणी। क्लियर? आयताकार जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। कुछ लंबाई हो कुछ चौड़ाई हो, ये क्या कहलाएगा? आयत। अर्थात कुछ पंक्तियां और स्तंभ की सहायता से एक आयताकार सारणी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? आव्यूह। अगर हम पंक्ति को यम से और स्तंभ को यन से प्रदर्शित करें, पंक्ति को यम से स्तंभ को यन से प्रदर्शित करें, तो क्या हमारे आव्यूह की परिभाषा निकल के आएगी? हाँ, यम एन संख्याओं के एक निश्चित तंत्र को या फिक्स तंत्र को, कहने का मतलब अगर हम स्तंभ की परिभाषा लिखें तो चलो लिख ही लेते हैं यार, स्तंभ करें आव्यूह की परिभाषा। ले यार, क्या कर रहा है? एक मिनट, काहे हैंग हो रहा है भाई? इतना जल्दी हैंग कर जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आव्यूह की हम परिभाषा लिखें, बात करते हैं परिभाषा की। अगर कोई हमसे पूछे कि आव्यूह कहते किसे हैं, आप साफ साफ बताइए, गोल गोल घुमाइए मत, सीधा सीधा बताइए कि आव्यूह कहते किसे हैं। हमको बस इतना बताइए कि आव्यूह किसे कहते हैं। छोड़िए सारणी, छोड़िए आयताकार सारणी, हमको कुछ नहीं समझना है, बस हमें ये जानना है कि आव्यूह क्या होता है। तो उनसे कहिएगा भाई साहब से कि सुनिए भाई साहब, मान लीजिए कि एक यम पंक्ति है और यन क्या है? स्तंभ है। यम और यन का मान निश्चित है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, कुछ भी हो सकता है लेकिन निश्चित मान हो। अर्थात यम एन संख्याओं से, एम एन संख्याओं के एक तंत्र निकाय के एक निकाय मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र, सिस्टम आप समझते हैं, सिस्टम तंत्र। यम एन संख्याओं के एक निकाय ब्रैकेट में तंत्र यानी सिस्टम, सिस्टम जिसे आप कहते हैं, सिस्टम को यम पंक्तियों ले ले भाई, एम पंक्तियों, यम पंक्तियों व एन स्तंभों एन पंक्तियों, एम पंक्तियों एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में, या एम पंक्तियों एन स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में,
के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n या m बाई n, नहीं, व्यवस्थित करने को, ये तो बाद में आएगा, 1 मिनट। व्यवस्थित करने को mn का, m क्रॉस n या m बाई n का आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्लियर? दिख रहा है आपको? हमने क्या बताया कि mn संख्याओं के एक निकाय तंत्र को, सिस्टम को m पंक्तियों व n स्तंभों में, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों या n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में, यहां से एक रहेगा, स्तंभों के एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने m इंटू n या m बाई n का आव्यूह कहते हैं। करने को m गुणे n, क्रॉस है, गुणा है, m गुणे n, m गुणे n या m बाई n का आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई? आव्यूह कहते किसे हैं? m n संख्याओं के एक निकाय तंत्र को m पंक्तियों व n स्तंभों के एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही m इंटू n का या m बाई n का क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि आव्यूह कहते किसे हैं, होता क्या है। अभी हमने पीछे देखा एग्जाम्पल के थ्रू, देखिएगा, अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आव्यूह होता क्या है, व्यवस्थित कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अभी हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। देखिएगा, अभी हमने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया था। देखिए, हम थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, शायद आपको दिख जाए सब एक बार में। जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना कि एक विद्यालय ए है जिसके कुल 25 छात्र हैं जो एक विद्यालयी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 5 प्रकार के गेम होते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को एक ही गेम में पार्टिसिपेट करना होता है। तो हमने लिया था कि दौड़ है, ऊंची कूद, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, जिसमें 7 विद्यार्थी दौड़ में, 8 ऊंची कूद में, 6 बैडमिंटन में, 1 टेबल टेनिस में, 3 शतरंज में, उसी प्रकार बी के, उसी प्रकार सी के कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक सारणी यानी सूक्ष्मतर ढंग से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया पूरे क्वेश्चन को। फिर हमने देखा कि अगर इसमें से अगर हम इसको बिना सॉल्व किए इधर का जो डाटा है ABC और ऊपर का जो गेम नेम है उसको हटा देते हैं तो हमको कुछ एक आयताकार सारणी दिखती है। एक आयताकार जिसमें कुछ पंक्ति और कुछ कॉलम नजर आते हैं, कुछ स्तंभ और कुछ पंक्ति नजर आती है। अगर इसी स्तंभ और पंक्ति को हम एक बड़े या छोटे कोष्टक से, बड़े या छोटे ब्रैकेट से जब कवर कर लेते हैं तो कवर किए हुए जो डायग्राम या रचना हमें दिखती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह। फिर हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डिफिनेशन के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास किया। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया कि कुछ पंक्तियां और स्तंभों की सहायता से एक आयताकार सारणी का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। हमको तो नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका है आपको समझाने का या आव्यूह को बताने का, कि कुछ पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से, कुछ पंक्ति और स्तंभों की सहायता से एक आयताकार सारणी का निर्माण होता है और उसी आयताकार सारणी को क्या बोलते हैं? आव्यूह। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सारणी किसे कहते हैं, तो सारणी व्यापक सूचनाओं को प्रदर्शित करने का सूक्ष्मतम ढंग है, सबसे छोटा तरीका होता है खूब ढेर सारी सूचनाओं को एक साथ प्रदर्शित करने का। क्लियर? बात समझ में आई? फिर हमने इसी को परिभाषा के रूप में प्रदर्शित कर दिया कि अगर आप चाहें तो परिभाषा क्या देंगे, तो हमने कहा कि यम और n संख्याएं हैं, यम एक संख्या है और n एक संख्या है। यम n संख्याओं के एक निकाय, निकाय मतलब तंत्र या सिस्टम, यम n संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों व n स्तंभों के एक आयताकार सारणी के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं? यम इंटू n या m बाई n का आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा कि आव्यूह होता क्या है और कहते किसे हैं। क्लियर? तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट के साथ, कुछ और
कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।